थैंक यू। आज स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स। अगर कोई भी एग्जाम हो तो इसका एक सवाल मिनिमम आएगा ही आएगा। 11th क्लास का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, दृढ़ पिंड गतिकी। देखो ये सिलेबस में क्यों है, हम बचपन से एक फिरकी घुमाते आए हैं। तो करते क्या है, कोई भी गोल चीज लेंगे, एक सुई लेंगे और मान लो वो गोल चीज ये है, इसमें यहां छेद करेंगे, यहां से एक धागा, फिरकी। सही बात है, ये है अपनी फिरकी और इसमें यहां से धागा लगा के आप इसको घुमा सकते हो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस सुई को यहां से ही क्यों निकालते हैं, यहां से क्यों नहीं निकाल लेते। अब असली बात तो क्या है कि सुई मांग के लानी पड़ती है मम्मी से, और बड़ी सुई मिलती है कम घरों में, वो छोटी एक दुबली पतली काया वाली सुई मिलती है ज्यादा। अब अगर उस सुई को यहां से लगाया तो वो सुई अंदर ही रह जाएगी, जबकि अगर यहां से लगाओगे तो सुई दूसरी साइड में से निकलेगी। हाथ से खींची तो ठीक, वरना यूं पकड़ के भी खींच सकते हो। इस धागे को हमेशा यहां सेंटर से क्यों निकालते हैं, इस चीज का जवाब देता है हमें रोटेशनल डायनेमिक्स या दृढ़ पिंड गतिकी। इस पार्ट में एक और भी चीज आएगी कि मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से एक स्पेयर हो, एक रिंग हो। मतलब कई बार हम गांव में देखते हैं कि कई बच्चे एक टायर लेते हैं साइकिल का और एक डंडा लेते हैं और खुद भी दौड़ते हैं और पीछे पीछे डंडा भी चलता है, डंडा करते हैं उस टायर को, तो वो टायर आगे चलेगा रोलिंग मोशन करता हुआ। इन सब सवालों के जवाब किस चैप्टर में दिए जाएंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स में। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसा पॉइंट जहां से किसी ऑब्जेक्ट को उठाने पर वो टूटता नहीं है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो कोई सर्कुलर चीज है, गोल चीज है, तो इसका सेंटर बिल्कुल कहां रहेगा, बीच में। मान लो कोई स्क्वायर शेप की चीज है, इसका सेंटर कहां रहेगा, बीच में। कोई रेक्टेंगुलर या आयताकार पृष्ठ है, सेंटर कहां रहेगा, बीच में। अब मान लो कोई ऐसी मिट्टी की चीज है जिसमें ये ऊपर एक हैंडल सा निकला हुआ है, कच्ची मिट्टी थी, सुखा के ये बना लिया गया। किसी को कहा जाए कि बाहर से जा उठा कर लेके आ, तो दो आदमी है, एक बेचारा हाथ लगाता है यहां से और यूं उठा के ला रहा है, और एक सोचता है यार बढ़िया हैंडल है, पकड़ के ले चलते हैं। इसको पकड़ता है और ये नीचे और हैंडल हाथ में। ऐसी चीज जहां से उठाने पर ऑब्जेक्ट को नुकसान नहीं होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, इसका फिजिक्स जैसी घटना से कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स क्या बोलती है, ऐसा सेंटर जहां पे मास होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जिस पे हम पूरी बॉडी का सेंटर मान सकते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट where we can assume complete mass centered, ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु जिस पर हम संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। देखो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के बाहर हो, कि क्या ऐसा हो सकता है इसका सेंटर यहां हो। सवाल क्या है, क्या किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास
ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है, तो उत्तर दिया जाता है यस। ये किस केस में होता है? एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो कोई एल शेप की बॉडी है, इस हिस्से का सेंटर यहां है, इस हिस्से का सेंटर यहां है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का सेंटर आएगा यहां बीच में। तो ये न तो इसमें है न इसमें है, इसके बाहर है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 उसमें दिया हुआ है कि सेंटर कहां मिलता है, अब इसके बाहर मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आए कि क्या किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर उस ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है एल शेप के ऑब्जेक्ट के लिए। इस पे सवाल किस तरह से आएंगे? सेंटर ऑफ मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। देखो इसकी पहली डेफिनेशन है, फॉर इट मोमेंट विल बी इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। इस बिंदु के लिए सभी दिशाओं से आघूर्ण के मान समान होते हैं। देखो पहली चीज तो कि ये मोमेंट या आघूर्ण क्या होता है। मान लो कोई बड़ी 100-150 किलो की चीज यहां पड़ी है, अगर आपको यूं कहा जाए कि इसको हाथ लगा के उठा, तो क्या इसको उठा सकते हो? अगर इसका वजन कितना मान ले 150, अब इसको उठाने के लिए 2 आदमी लगाए तो भी तकलीफ होगी। अब उनको एक लोहे का सरिया दे दिया जाता है, देसी लैंग्वेज में उसको सावड़ी बोलते हैं, ठीक है, और एक तो यहां लगा दे, एक दूसरी साइड में, और यूं लगा के उठाएं तो ये चीज उठ जाती है मोमेंट की वजह से। मोमेंट क्या है? जो घुमाने का काम करता है या जो फोर्स को बढ़ा देता है, उस चीज को बोलते हैं मोमेंट। सीधा उठाना मुश्किल था, अब जितनी लंबी वो रोड रहेगी पावर उतना ही गुना बढ़ता जाएगा। जैसे इतना सा सरिया दे दिया, अगले उठा ले इससे, तो क्या उठा पाएगा? नहीं। इतना बड़ा लोहे का हो, या मान लो ऐसा दे दिया एकदम पतला सा लगाया और यूं मोड़ लिया अपना, अगले खेल ले। थोड़ी मजबूत क्वालिटी का हो, नीचे लगाए, और अगर यहां से उठाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को इधर ले जा सकते हो। मोमेंट क्या है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो रोटेट करवाए या इजीली लिफ्टिंग करवाए, उसको बोलते हैं मोमेंट या आघूर्ण। आघूर्ण जो घूर्णन करवा दे उसको बोलते हैं आघूर्ण। तो इसकी पहली डेफिनेशन क्या है? फॉर दिस पॉइंट मोमेंट विल बी इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। कैसे लेते हैं? मान लो एक मास है m1, दूसरा मास दिया हुआ है m2, और इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है। अगर हम सेंटर ऑफ मास को यहां मान लें, एक पॉइंट से x डिस्टेंस पे और दूसरे पॉइंट से r-x डिस्टेंस पे, तो इधर का मोमेंट इधर के मोमेंट के बराबर मिलता है। मोमेंट लेते कैसे हैं? इस मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब m1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड से m2 को r-x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमेशा बराबर मिलता है। सेंटर ऑफ मास की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? फॉर इट मोमेंट विल बी इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। इस पॉइंट के लिए सभी दिशाओं से आघूर्ण का मान समान मिलता है। एक डायरेक्शन से ले, दूसरी डायरेक्शन से ले, और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर, तो उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लो सवाल दे दिया जाए कि एक मास है 4 kg, पेन उठाओ साथ में करो, एक है 10 kg, और ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास। एक है 4 किलो, दूसरा दे रखा है 10 किलो, 20 किलो, जितना भी चाहो रख सकते हो। तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे मान ले? x पे, तो यहां से कितने पे रहेगा? 20 - x पे। मल्टीप्लाई करो,
4x बराबर 10 इंटू 20 माइनस एक्स, और फटाफट उत्तर निकाल दो क्या आता है। 4x 200 माइनस 10x 100/7। आ गया सबका? आ गया ना सबका? दूसरा एक और करके देखते हैं। एक तरफ है 2 kg, एक तरफ है 20 kg, और बीच में डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। यहां से मान लेंगे x, यहां से मानेंगे 10 माइनस एक्स, तो 2x बराबर 200 माइनस 20x, 22x बराबर 200, x बराबर 200 अपॉन 22। उत्तर आएगा लगभग 9.1 के आसपास। देखो सुनो अब ऊपर, इस उत्तर से क्या चीज सीखने को मिलती है कि सेंटर ऑफ मास इससे 9 की डिस्टेंस पे है, मतलब ये यहां से है। सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी हिस्से की तरफ मिलता है, जो मास ज्यादा रहेगा उसकी तरफ रहेगा सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यहां मानना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहां मानना चाहिए। सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी हिस्से की तरफ मिलता है। अगले को बिल्कुल सरल सवाल देना हो तो क्या दे सकता है, मान लो दे दिया ये है 4 kg, ये है 6 kg, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3। वेयर इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फॉर सेंटर ऑफ मास? किस बिंदु पे सेंटर ऑफ मास होने के मैक्सिमम चांसेस है? तो ज्यादा कौन है, 6 kg है, तो यहां होने के सबसे ज्यादा चांसेस। समझ में आ गया? एक बार किसी एग्जाम में सवाल आया है, अब दिखने को एकदम सिंपल दिखता है। सवाल क्या था, मैं हिंदी इंग्लिश कंबाइंड करके लिख रहा हूं। M1 और M2 डी डिस्टेंस पर रखे हैं। यदि M1 को M2 की तरफ x डिस्टेंस से खिसकाएं तो M2 को M1 की तरफ कितना खिसकाएं कि सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन पर रहे। देखो सवाल क्या है, सवाल में बोलता है कि एक तो है M1, कितनी डिस्टेंस पे रखा है M2 से, d डिस्टेंस पे। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहां है, मान ले। फिर क्या करता है ये, M1 को M2 की तरफ x डिस्टेंस से खिसकाया इसने। इसको ये यहां रखने की बजाय अब देखो यहां से मान लो ये डिस्टेंस थी r, ये डिस्टेंस थी d माइनस r। फिर ये इसको उठाकर थोड़ा इधर ले आया, मान लो यहां ले आया। कितना इधर खिसकाया है, x। अब ये डिस्टेंस कितनी बचेगी यहां की, पहले थी r, d इधर खिसकाओगे तो ये बचेगी r माइनस d। तो M2 को M1 की तरफ कितना खिसकाएगी, सेंटर ऑफ मास यहीं रहे, न तो इधर जाए न इधर। मान लो इसको खिसका देते हैं, यहां से यहां रख दिया, x डैश खिसका देते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना था d माइनस आर, x डैश इधर खिसकाया d माइनस आर माइनस x। क्या सवाल समझ में आया मैंने क्या किया है? फिर से सुनना, ये M1 था, ये M2 था, और ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए थे, d पे। इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां था, इससे
r डिस्टेंस पे, तो इससे कितनी डिस्टेंस पे, d माइनस r पे। फिर किया क्या, एक मास को दूसरे की तरफ लेकर गए, इसको यहां से थोड़ा इधर खिसका के यहां रख दिया। कितना खिसका रखा है, x। तो ये जो r थी, अब ये कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। तो इसको कितना खिसकाएं कि सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन पे रहे, इसको यहां लाके रख दिया m2 को यहां x डैश से। जो d माइनस आर था ये बचेगा d माइनस आर माइनस एक्स डैश। एक को x खिसका दिया, दूसरे को x डैश खिसका दिया, दोनों का फॉर्मूला लगा दो, उत्तर आ जाएगा। देखना, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, m1r बराबर था किसके, m2 इंटू डी माइनस आर के। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया, सही बात है। सेकंड केस में क्या किया है, m1 यहां है, इसकी डिस्टेंस है ये, तो m1 तो बराबर है r माइनस एक्स के, और m2 इंटू है d माइनस आर माइनस एक्स। इसको लिख देते हैं m1r माइनस m1x बराबर m2 इंटू डी माइनस आर माइनस m2x। इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। देखो, m1r बराबर है m2 डी माइनस आर के, ये रहा m1r और ये रहा m2 इंटू डी माइनस आर। तो इनको दोनों साइड से काट देंगे, यहां से ये भी गया, ये भी गया, बचता क्या है, सिर्फ माइनस m1x माइनस m2x डैश, माइनस से माइनस काट देंगे, m1x अपॉन m2। अगर आपकी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो इस सवाल को बदला नहीं जा सकता, सीधा उत्तर याद कर सकते हो, m1 अपॉन m2 इंटू एक्स। जितना इसको खिसकाओगे उसको m1 अपॉन m2 से मल्टीप्लाई करते ही दूसरे का उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, सवाल क्या था, दो मिनट मैं दिखाऊंगा। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक मास को अगर एक साइड में x से खिसकाया जाए तो दूसरे को कितना खिसका दें कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिले नहीं। करना क्या है, जितना ये दिया हुआ है इसको सिंपल किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 अपॉन m2। समझ में आ गई बात, एक सेकंड बाद लिखेंगे, थोड़ा और सुनो पहले। मान लो ये दो मास है, एक m1 है और दूसरा क्या है m2। तो हमने ये सीख लिया है कि जब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, एक से x मान लेंगे, दूसरे से r माइनस एक्स, इन दोनों को क्या कर देंगे। अब मान लो किसी सवाल में एक यहां मास है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, या और भी कहीं किसी के नीचे भी रखा हो, यहां हो, कोई कहे जी मैं घर पे रख के आऊंगा, यहां रखा हो, अलग अलग जगह पे कई सारे मास रखे हुए हैं। ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ मास लिया जाता है वो कैसे लेते हैं, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, मतलब ये x एक्सिस पे कितना आगे रखा हुआ है x1 पे, और y एक्सिस पे कितना ऊपर रखा हुआ है y1। m2 का मान ले x2 y2, m3 मान ले x3 y3, यूं ही जितना आपके जी में आए उतने रख सकते हो। सेंटर ऑफ मास लिया जाता है m1 x1 m2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2। यूं करके x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। अगर y निकालना हो तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लेंगे, m1 y1 m2 y2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट। किसी के यूं हो जी z कैसे निकालेंगे, तो पहले जैसे x की जगह y रख दिया है, यूं ही y की जगह विराट सेना क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं। एक सवाल देता हूं, पेन उठाओ और करके देखो। इफ 4 kg and 6 kg is placed at 1 3
4 माइनस 2, फाइंड सेंटर ऑफ मास। यदि 4 किलो व 6 किलो को 1, 3, 4 माइनस 2 पर रखें तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, सेंटर ऑफ मास का एक्स लेंगे m1 x1, ऊपर मत देखो, साथ में खुद करने की ट्राई करो क्या आता है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स आएगा m1 x1 2.8। इसी तरह अगर m1 y1 m2 y2 m3 y3 कर दिया जाए तो हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ये x आ गया सबका, y निकालते टाइम आएगा m1 y1 m2 y2 अपॉन, यहां से आ जाएगा 0। तो सेंटर ऑफ मास को लिखा जाएगा, ठीक है। जब हमें इजी क्वेश्चन देना हो तब तो दे देगा इस तरह से, 2 या 3 मास रख सकता है और इनका सेंटर ऑफ मास पूछ सकता है। अगर सवाल का लेवल थोड़ा अप करना हो तो सवाल में क्या ऐड कर देगा देखना, 2 kg and 4 kg is placed such that center of mass exists at 1, 3, where we have to put 5 kg so that center of mass shifts to -2, 1। देखो सवाल क्या है, इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल ये है कि 2 किलो और 4 किलो के 2 मास है, वो इस तरह रखे गए हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां मिलता है, 1, 3 पे। हमें नहीं पता कि वो कहां रखे। मान लो 2 किलो रखा है x1 y1 पे और 4 किलो कहां रखा है x2 y2 पे, लेकिन ये इस तरह से रखे हैं कि जो इनका सेंटर ऑफ मास है ये कहां मिलता है, 1, 3। हम ये कह सकते हैं कि m1 x1 यानी 2x1, m2 x2 यानी 4x2 अपॉन m1 प्लस m2 जो है ये कहां मिलता है, 1। ऐसे सवाल में किसी भी मास की पोजीशन नहीं बताई जाएगी कि कौन कहां रखा है। ये मान लिया ये x1 y1 पे है, ये x2 y2 पे है और दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास कहां है, 1, 3 पे। तो हम ले सकते हैं m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये 1 पे है। ये 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x1 4x2 बराबर 6। ठीक बात है। आगे क्या बोलता है, वेयर वी हैव टू पुट, एक अलग मास हो रहा है कितने किलो का, 5 किलो का, सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टू दिस पॉइंट। मतलब 2 किलो अपनी जगह रखा है x1 y1 पे, 4 किलो अपनी जगह रखा है x2 y2 पे। अब एक नया आया है 5 किलो जिसको रख दिया x3 y3 पे और सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, -2, 1 पे। इस सवाल में हमसे सीधा ये पूछता है। अब क्या है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये बराबर किसके है, माइनस। देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -22। ऊपर की इक्वेशन बोलती है 2x1 प्लस 4x2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 6 प्लस 5x3। तो 5x3 बराबर ये आया तो 28 हो गया और x3 बराबर आ जाएगा -28 अपॉन 5। ऐसे सवाल में कभी भी x और y दोनों नहीं निकालने पड़ेंगे, एक चीज से उत्तर सामने आ जाएगा। करते क्या है, पहले को मान लेंगे x1 y1 पे,
दूसरे को मान लेंगे x2y2 पे, ये फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बना देंगे। फिर तीसरे को रखेंगे, फिर से सेम चीज लगाएंगे, यहां ये वैल्यू रखते ही उत्तर आ जाएगा। मैं एक दूसरा सवाल सामने लिख रहा हूं, इसको करके दिखाओ क्या आता है। 1 kg and 2 kg is placed such that center of mass is at 3, 2, where we have to put 4 kg so that center of mass shifts to 3, 1। अब की बार के सवाल में दो मास दिए हुए हैं पिछले सवाल की तरह, तीसरा पूछा हुआ है, एक 1 किलो है, एक 2 किलो है। इसको मान लो x1 y1 पे, इसको मान लो x2 y2 पे, सेंटर ऑफ मास दे रखा है 3, 2। करो साथ में सब क्या आता है। और फिर 1 किलो एज इट इज था, 2 किलो एज इट इज है, ये x2 y2 है, और साथ में नया लेके आए 4 kg x3 y3, और सेंटर ऑफ मास चला गया 3, 1 पे। यहां लिखेंगे 1x1 प्लस 2x2 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो x1 प्लस 2x2 बराबर आएगा 9, x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 अपॉन 4 और 2 6 और 1 7 बराबर 3, ये हो गया 21। इसकी जगह लिख देंगे 9, तो 4x3 बराबर 21 माइनस 9, ये बचेगा 12, तो x3 बराबर आएगा 12/4। आ गया सबका। सेंटर ऑफ मास में अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक हो तो उसके हर तरह के सवाल इस प्रोसेस से किए जा सकते हैं। कहीं भी कुछ भी रखा हो, m1x1 m2x2 लगाओ, उत्तर आएगा। कल हम सीखेंगे कुछ इस तरह की चीजों का सेंटर ऑफ मास। जैसे लकड़ी जब हम फाड़ते हैं तो वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं कटती है, वो इस तरह की कटती है। अब इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इधर मास ज्यादा है और इधर कम है। इसका सेंटर ऑफ मास मिलता है इधर, कितना इधर, पहला सवाल। दूसरी चीज, मान लो कोई रोटी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलता है, बिल्कुल बीच में। दो भाई साथ में खाना खा रहे हैं, बीच में घी ज्यादा लगा हुआ था, इधर से सूखी थी, इधर घी लगा हुआ था, तो एक ने रोटी मोड़ के ये काट के खा ली यहां से। क्या सेंटर ऑफ मास अभी भी बीच में है? उधर भारी हिस्सा है, वो सूखे वाले की तरफ शिफ्ट हो गया। कितना जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।